वेलकम टू द लर्न एंड ग्रो एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 7 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का 4th चैप्टर। इसमें हमने वायु के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि किस तरह वायु हमारे पृथ्वी पे इतना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी पर भी जीवन संभव नहीं होता। वायुमंडल ही पृथ्वी को रहने योग्य बनाता है। हमने देखा था कि हमारे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसों के मिश्रण पाए जाते हैं। उनकी मात्रा कितनी कितनी है, इन सब के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। ये चैप्टर बहुत लंबा था, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में कवर कर रहे हैं। वायुमंडल की संरचना, जिसमें हमने वायुमंडल के परतों के बारे में पढ़ा था, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल। इन सबको डिस्कस करने के बाद हमने मौसम और जलवायु के बारे में भी पढ़ा था कि मौसम क्या होता है और किसी जगह की जलवायु को हम कैसे निर्धारित करते हैं। इन सब को हमने देखा था। आज हमें वायु दाब की पेटियों के बारे में जानना है। उससे पहले हम ये जानेंगे कि हमारे पृथ्वी पे जो ऊर्जा हमें मिलती है, जो ऊष्मा मिलती है, वह सूर्य की रोशनी का कितना भाग होता है। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा का जो 2 अरबवां भाग होता है ना, वो प्राप्त होता है और उसके कारण हमें इतनी गर्मी होती है। अगर वायुमंडल नहीं होता तो फिर हम सूर्य की रोशनी से जल सकते थे। वायुमंडल ही हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से भी बचाता है। आइए जानते हैं वायुदाब के बारे में। उससे पहले हम जानेंगे कि जल 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। जल को मापने का जो मानक पैमाना होता है उसे हम सेल्सियस में मापते हैं, जिसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था और उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया था। अब जानते हैं वायुदाब के बारे में। आखिर ये वायुदाब क्या होता है? तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि वायु हमारे शरीर पर बहुत ही उच्च दाब के साथ बल लगाती है, लेकिन हमें इसका महसूस नहीं होता है। और ऐसा इसलिए होता है कि ये जो वायु है वो हर दिशाओं से हम पे बल लगाती है। आप इसको समझने के लिए काम कर सकते हो। जैसे टेबल पे एक डस्टर रखा है, उसको आप एक तरफ से धक्का दो तो दूसरी तरफ जाएगा, लेकिन अगर उसको हर तरफ से धक्का दोगे तो फिर वो तो कहीं नहीं जाएगा ना, वो बीच में रहेगा। ठीक ऐसा ही मनुष्य के साथ होता है। वायु हमारे तरफ, हम पे, इंसानों पे हर तरफ से दाब लगाती है, इसलिए हमें इसका अनुभव भी नहीं होता है और हमारा शरीर भी विपरीत दिशा में बल लगाता है, इसलिए हम इन दाब को महसूस नहीं कर पाते हैं। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया जो दाब होता है, जो बल होता है, उसे ही हम वायु दाब कहते हैं। वायु दाब के ऊपर जाने पर दाब में तेज़ी से गिरने लगता है, मतलब जितना ऊपर हम जाते हैं ये टेम्परेचर घटता जाता है, लेकिन समुद्री स्तर पे वायु दाब अधिक होता है और ऊंचाई पे जाते जाते ही ये घटता है। आप सब सोचते होंगे कि ऊपर जाने पे टेम्परेचर कम क्यों होता है। ये तो सभी जानते हैं कि टेम्परेचर कम होता है, लेकिन क्यों होता है तो मैं आपको बताती हूँ। नीचे जब हम रहते हैं तो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ों से ऊष्मा मिलती रहती है। हमारे पृथ्वी का अपना तापमान होता है वो 15 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर 15 डिग्री से कम होता है तो हमें ठंड लगने लग जाती है और 15 डिग्री से अगर ज़्यादा होता है तो हमें गर्मी लगने लग जाती है। यही कारण है कि गर्मी में अगर हम सब पृथ्वी के अंदर से जल निकालते हैं तो हमें ठंडा लगता है। उसका टेम्परेचर होता 15 डिग्री ही है, लेकिन बाहर का टेम्परेचर गर्म होने की वजह से हमें वो पानी ठंडा लगता है। और इसके विपरीत अगर हम सर्दियों में हैंडपंप से पानी निकालते हैं तो गरम गरम पानी निकलता है। ऐसा इसलिए होता है कि उस समय पृथ्वी के स्तर पर टेम्परेचर कम होता है और उसका टेम्परेचर तो 15 डिग्री ही होता है, तो हमें लगता है कि सर्दियों में गर्म पानी निकलता है और गर्मियों में ठंडा पानी निकलता है। उम्मीद है आप इस लॉजिक को भी समझ गए होंगे। और ऊपर जाने पे टेम्परेचर कम भी इसीलिए होता है क्योंकि पृथ्वी से जो हमें 15 डिग्री सेल्सियस की जो ताप मिल रही है वो कम हो जाता है। हमारे आसपास जो भी बिल्डिंगें हैं वो भी अपने में ऊष्मा को अवशोषित करके रखते हैं, वो सब भी हमें ऊष्मा देते रहते हैं। हमारे पृथ्वी पे इतनी पॉपुलेशन है, सभी लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। सांस छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो भी ऊष्मा होता है। तो इन सभी की वजह से नीचे तापमान ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ये तापमान कम होता चला जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित
वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होती है। ज़्यादा तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और वहाँ पे निम्न दाब क्षेत्र बनता है। इसको आप ऐसे समझो कि जहाँ पे भी गर्मी ज़्यादा होगी वहाँ की वायु गर्म हो जाएगी और गर्म चीज़ हल्की होती है तो वो ऊपर उठ जाएगी। ऊपर उठेगी, अगर किसी स्थान का कोई चीज़ है और वो कम हो जाए तो वो निम्न ही कहलाएगा ना, तो दाब कम हो जाता है, इसलिए हम निम्न दाब क्षेत्र कहते हैं उसको। और ये निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा हुआ होता है। मतलब जहाँ निम्न दाब होगा वहाँ पे बादल लगा होगा और फिर बारिश होने की भी संभावना होगी। इसके विपरीत कम तापमान वाले क्षेत्र में जहाँ पे वायु ठंडी होती है तो ठंडी वायु भारी होती है तो ये नीचे की तरफ ही रहती है, ये ऊपर नहीं उठेगी और इसीलिए उस स्थान पर उच्च दाब क्षेत्र का निर्माण होता है। जैसे एक बस में आज 2 लोग जा रहे थे और अचानक से 10 लोग और उसमें बैठ गए तो वहाँ पे तो उनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी ना, भारी तो हो ही जाएगा। तो ऐसे ही वहाँ पे उच्च दाब क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। और जहाँ उच्च दाब होता है वहाँ पे मौसम साफ रहता है, आकाश भी आपको साफ दिखाई देंगे। इससे आपको पता लगेगा कि बारिश कैसे होती है। बारिश कैसे होती है इसको हम समझते हैं पहले। तो अगर किसी स्थान पे गर्मी ज़्यादा है तो जो पृथ्वी का जल है वो वाष्प में परिवर्तित होगा और वो जल वाष्प बन के आकाश में जाके बादल बन जाएगा। वो बादल जब तक हल्के रहते हैं तैरते रहते हैं और जब वे भारी हो जाते हैं तो वो बरस जाते हैं। इसीलिए जहाँ पे भी गर्म तापमान होगा तो वहाँ पे लो प्रेशर होगा तो बादल बनेगा और वहाँ पे बारिश होगी। इसीलिए कहते हैं हाई प्रेशर वाले स्थान पे बादल साफ होता है, क्योंकि वहाँ पे उष्मा ही नहीं होगी जो जल वाष्प बनेगा और वो बादल बनेगा। वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती है। ये याद रखना आप कि वायु हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। इसको अगर आप याद रखोगे तो आपको पवन की दिशा समझने में आसानी होगी। अब हम पवन के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले हम ये जानेंगे कि वायुमंडल अगर हमारे पृथ्वी पे नहीं होता तो यहाँ पे जीवन कैसा होता। हम सब जानते हैं कि चांद पे वायुमंडल नहीं है, वायु नहीं है। अगर वायु नहीं है तो वहाँ पे वायु दाब भी नहीं होगा। इसीलिए जब अंतरिक्ष यात्री चांद पर जाते हैं तो वो अलग तरह के हवा से भरी हुई अंतरिक्ष में पहनने वाले कपड़े पहन के जाते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को नहीं पहने तो अंतरिक्ष में यात्री शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी जो रक्त की शिराएँ हैं वो फट जाएगी, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकता है। मतलब ये कि जब हम पृथ्वी पे रहते हैं तो वायु दाब हम पे वो दाब लगाता है और शरीर भी विपरीत दिशा में बल लगाता है। तो अगर हम वायु से ऊपर चले जाएं वायु दाब से तो वायु दाब तो हम पे बल नहीं लगाएगा, लेकिन हमारा शरीर तो विपरीत दिशा में बल लगाता रहेगा। इसीलिए अंतरिक्ष में जाने पर उनका रक्त की शिराएं फट सकती है। इसी कारण से अंतरिक्ष यात्री अलग तरह के पोशाक पहन के अंतरिक्ष में जाते हैं। अब हम जानते हैं पवन के बारे में। पवन हम जानते हैं जो गतिशील हवा होती है उसे ही हम पवन कहते हैं और पवन हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। पवन को कैसे जानते हैं कि ये कौन सी पवन है? तो पवन के आने के नाम पे उसके आने के दिशा के आधार पे ही उसका नाम निर्धारित किया जाता है। अगर कोई महाराष्ट्र से आता है तो हम उसको क्या कहते हैं? मराठी कहते हैं ना। तो ठीक इसी तरह हवा भी जिस दिशा से आती है उसको उसी नाम से जाना जाता है। अगर पूर्व की तरफ से आ रही है तो पूर्वा हवा, पश्चिम से आ रही है तो पछुआ हवा। पवन क्या काम करता है वो आप अपने पास ही देख सकते हैं। आसपास आपको दिख जाएगी, सड़क पे गिरी हुई जो पत्तियां हैं उनको उड़ाती है। जब तूफान आता है, जब हवा बहुत तेज होती है तो तूफान में पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी पवन धीरे धीरे बहती है तो आप इस महीने में धूल धुएं इन सबको उड़ते हुए भी देखते होंगे। कभी कभी तो हवा इतनी तेज होती है कि उसके विपरीत दिशा में चलना बहुत मुश्किल हो जाता है और उसकी दिशा में चलना तो चल ही नहीं सकते, ऐसा लगता है हम दौड़ रहे हैं। आपने भी ये महसूस किया होगा कि जब बारिश के साथ तेज हवा चल रही होती है तो उस समय छाता लगाना कितना मुश्किल होता है।
पवन मुख्यतः 3 टाइप्स के होते हैं। इनको 3 प्रकार में विभाजित किया गया है। एक होती है अस्थायी पवनें, इसको व्यापारिक पवन भी कहते हैं। दूसरी होती है मौसमी पवनें और तीसरी होती है स्थानीय पवनें। जो अस्थायी पवनें होती हैं वो तो वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में ही चलती रहती है, लेकिन जो मौसमी पवन होते हैं, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, ये पवन विभिन्न मौसम में अपने दिशा बदलती रहती है। जैसा मौसम होगा वैसी दिशा बदल जाएगी। जैसे कि भारत में जो मानसूनी हवा चलती है, इसको हम मौसमी पवनें कहते हैं। स्थानीय पवनें वे पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय पर चलती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए स्थल एवं समुद्री पवन। ऐसी ही अस्थायी पवन जो कि भारत के उत्तरी क्षेत्र में गर्म एवं शुष्क स्थानीय जगह पे चलते हैं, जिसे हम लू कहते हैं। अब हम वायु दाब की पेटी के बारे में पढ़ेंगे। आप यहाँ पे ये ग्लोब देख रहे होंगे, ये है ये ग्लोब। इस ग्लोब में 23.5 डिग्री उत्तर में है हमारी कर्क रेखा, जो कि यहाँ पे है, और 23.5 डिग्री दक्षिण में यहाँ है मकर रेखा। फेरल ने हवा की दिशाओं को बताने के लिए एक नियम दिया था। उन्होंने कहा था कि जो उत्तरी ध्रुव की हवा होती है वो अपने दाहिनी तरफ मुड़ती है, और जो दक्षिणी ध्रुव की हवा होती है वो बाएं तरफ मुड़ती है। तो उसी के अनुसार हम हवा की दिशाओं को भी देखते हैं। पृथ्वी का जो बीचों बीच ये रेखा होता है, ये काल्पनिक रेखा होता है, जिसे हम भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर कहते हैं। इसके जो 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण का क्षेत्र होता है, जिसे हम डोलड्रम कहते हैं। आप सब जानते होंगे कि सूर्य का जो विषुवत रेखा है, जो भूमध्य रेखा है, वहाँ पे सूर्य सबसे ज़्यादा वहीं चमकता है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा ऊष्मा भी वहीं होगी, सबसे ज़्यादा गर्मी भी वहीं होगी। गर्मी होगी तो यहाँ की हवा हल्की होकर ऊपर उठेगी तो यहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा। यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा, यहाँ से हवा ऊपर को उठेगी, ऊपर जाएगी, यहाँ निम्न दाब हो जाएगा, और यहाँ पे 30 से 35 डिग्री पे होगा हाई प्रेशर, यानी कि उच्च दाब। यहाँ पे उच्च दाब क्यों होगा? तो जो यहाँ से जो हवा उठी है, जो भूमध्य रेखा से हवा उठी है गर्म होकर, वो ऊपर जाएगी ध्रुव के पास, और यहाँ पे ऊपर जाके ठंडी हो जाएगी, और फिर ये नीचे गिर जाती है। तो नीचे गिरने पे ये 30 से 35 डिग्री पे गिरती है। इसे हम अक्ष भी कहते हैं। इसके ठीक ऊपर फिर यहाँ से भी ये यहाँ पे निम्न दाब हो गया, भूमध्य रेखा के पास निम्न दाब, ऊपर यहाँ पे गया तो यहाँ पे उच्च दाब हो गया, क्योंकि हवा ठंडी होके, यहाँ से जो हवा उठी थी वो ठंडी होके फिर यहाँ पे गिर गई, तो यहाँ हो गया हाई प्रेशर। अब यहाँ भी है हाई प्रेशर। ध्रुवों पे ठंडा होता है, तो ठंडे होने की वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर पाया जाता है। यहाँ से भी हवा आएगी, इधर से भी हवा आएगी, और यहाँ आके दोनों टकरा जाएगी 60 से 65 डिग्री पे। यहाँ से भी ऊपर उठ जाएगी, तो यहाँ भी निम्न दाब हो जाएगा। हमारी पृथ्वी पे टोटल 7 प्रकार की पेटियाँ होती है वायु दाब की। भूमध्य रेखा पे निम्न दाब, फिर उसके बाद उत्तरी ध्रुव में भी उच्च दाब होगा, और फिर दक्षिणी ध्रुव में भी यहाँ पे उच्च दाब होगा, जो कि उपोष्ण होता है, उपोष्ण उच्च दाब। उसके बाद उससे ऊपर जो कि 60 से 65 डिग्री के बीच होगा, यहाँ पे होगा ये निम्न दाब, जो कि अधो ध्रुवीय निम्न दाब होगा। ये उत्तरी ध्रुव में भी होगा और दक्षिणी ध्रुव में भी होगा, और 90 डिग्री पे होगा ध्रुव, यहाँ पे भी उच्च दाब होगा। तो पहले बीच में होगा लो प्रेशर, उसके बाद हाई, फिर लो, फिर हाई। इस तरह 7 वायु दाब की पेटियां हमारी पृथ्वी पे पाई जाती है। 30 से 35 डिग्री जो उपोष्ण उच्च दाब होता है, उस उत्तर, और उपोष्ण उच्च दाब दक्षिण, इसके बीच पाई जाती है व्यापारिक पवनें। इसको व्यापारिक पवनें इसलिए कहते हैं कि ऐसा माना जाता है कि यह व्यापार में मदद करती है। और उपोष्ण उच्च दाब से लेकर ये अधो ध्रुवीय निम्न दाब के बीच यहाँ पे चलती है पछुआ पवन, और उसके बाद जो ध्रुव होते हैं, ध्रुव के पास से लेके अधो ध्रुवीय निम्न दाब तक, यहाँ तक चलते हैं पूर्वा पवनें। यानी कि बीच में पहले व्यापारिक, फिर पछुआ और फिर पूर्वा। इसी तरह उत्तरी ध्रुव में भी और दक्षिणी ध्रुव में भी ऐसे ही हवाएं चलती है।
वायु दाब की पेटियों के बाद अब हम जानते हैं चक्रवात के बारे में। चक्रवात के बारे में आपने सुना होगा, जो कि भयंकर तबाही लेकर आता है। ऐसा ही एक चक्रवात जो कि भारत के पूर्वी समुद्री तट स्थित है उड़ीसा, भारत के ईस्ट में स्थित है उड़ीसा, और आपने जो 7 सिस्टर स्टेट के नाम सुने हैं वो जो ईस्ट में ही होते हैं, वहीं पे है उड़ीसा। वो बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवात का खतरा वहाँ पे हमेशा बना रहता है। 1999 में उस राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया था, और फिर ये 17 से 18 अक्टूबर के बीच की बात है। उसके बाद फिर 29 अक्टूबर को भी 1999 में भी एक अन्य महाचक्रवात आया था, जिसने राज्य के बड़े भाग पर तबाही मचाई थी। सबसे ज़्यादा हानियाँ तो जो पवन की वेग, वर्षा और ज्वारीय जो प्रकोष्ठ होते हैं उनसे ही हानि होती है। 260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवा 36 घंटे से ज़्यादा समय तक चलती रही थी। तीव्र वेग वाली हवा पेड़ों को जड़ों से उखाड़ दिया था। वहाँ पे जो कच्चे घर थे उनको नष्ट कर दिया था। बहुत सारी इंडस्ट्री थी जिनके बिल्डिंग गिर गई, बहुत सारे घरों के छत गिर गए, विद्युत आपूर्ति एवं टेलीफोन लाइनें पूरी तरह से कट गई थी। चक्रवात के कारण लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही थी, और इसी कारण उड़ीसा के प्रमुख नदियों में भी बाढ़ आ गई थी। चक्रवाती पवनों के कारण ही जो उठी ज्वारीय तरंग थी, मतलब समुद्र में जो लहरें उठती हैं उसे हम ज्वारीय तरंग कहते हैं, उसकी वजह से 20 किलोमीटर तक हमारे जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पे पानी आ गया था, और इसकी वजह से भी भयानक तबाही हुई थी। अचानक से 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंगें आ गई, जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसल भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। ऐसा ही 25 अक्टूबर 1919 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ, और धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ा। गहन होकर इसने महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया था, और 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे उड़ीसा के इरेसामा एवं बालीकुडा के बीच के क्षेत्रों को प्रभावित किया था। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित उड़ीसा के पूरे तट को ही बर्बाद कर दिया था। इससे लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए थे। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई थी। धान, सब्जियों एवं फलों की खड़ी फसलों को भी बहुत भारी नुकसान हुआ था। ज्वारीय प्रकोष्ठ की उत्पन्न हुई लवणता, क्योंकि समुद्र के जल नमकीन होते हैं, तो उसके पानी की लवणता के कारण कृषि योग्य जो विशाल भूमि थी वह अनुपजाऊ हो गई थी। वहाँ पे अब अनाज उपजाए नहीं जा सकते थे। साल, सागवान एवं बांस के बागान वाले विशाल भूक्षेत्र भी नष्ट हो गए थे, और पारादीप एवं कोणार्क के बीच स्थित मैंग्रोव की जंगल ही लुप्त हो गई थी। आपने कई बार सुना होगा कि हमारे मौसम जब बदल रहे होते हैं तो गर्मी में एक ऐसा मौसम आता है जिसमें शरीर चिपचिपा लगता है, पसीने नहीं सूखते, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी हवा में जो आर्द्रता होती है, जल वाष्प की मात्रा होती है, इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कपड़े भी नहीं सूखते और हमारे शरीर के पसीना भी नहीं सूखते। इसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे हवा गर्म होती है तो उसमें जल वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि गर्म होगा तो हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी और वो बादल का रूप ले लेगी। तो इसी तरह वो यहाँ पे अधिक आर्द्र हो जाता है, और जल वाष्प जब ऊपर जाता है तो वो ठंडा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ऊपर टेम्परेचर कम होता है, और फिर वहाँ पर यही जल वाष्प संघनित होकर बारिश की बूंद बन जाते हैं और बारिश हो जाती है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी भी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में ही दिखाई देती है। आपने देखा होगा जब भी कोई वो हवाई जेट जाता है तो उसके पीछे पीछे सफ़ेद धुआं सा दिखता है, तो ये इसके बारे में भी बात कर रहे हैं। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाली वर्षण को जो जल वाष्प बादल बनता है और उस वैसी की जब बूंद गिरती है वही हमें वर्षा के रूप में मिलता है, उसे हम वर्षा कहते हैं। ज़्यादातर भौम्य जल वर्षा के जल से ही प्राप्त होता है, मतलब भूमि में जो भी जल होता है जिसका इस्तेमाल हम पीने के लिए करते हैं वो सभी वर्षा के पानी से ही होता होगा। आपने देखा होगा गर्मी के मौसम में पानी की लेयर बहुत नीचे चली जाती है, कई हैंडपंप सूख जाते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश आती है फिर वापस से वहाँ का भौम्य जल स्तर बढ़ जाता है और उस हैंडपंप पे पानी आ जाते हैं।
जब पहाड़ी पार्श्वों के पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है और नीचे के इलाकों में बाढ़ का कारण बन जाता है। वर्षा को 3 प्रकार में बांटा गया है: संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। चक्रवात में जो बारिश होती है उसे चक्रवाती वर्षा कहते हैं। संवहनीय वर्षा वो हुई जब जलवाष्प ऊपर होके और नीचे बादल बन के बरसता है तो वह संवहनीय वर्षा हो जाती है। पर्वतीय वर्षा पर्वत वाले स्थान में होती है। वर्षा सभी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पौधे, जीव जंतु और जीवित रहने वाले सभी लोगों के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि बारिश कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक हो तो बाढ़ आ जाती है। वर्षा के दूसरे रूप भी होते हैं जिसे हम हिम, सहिम वृष्टि तथा ओला भी कहते हैं। यह बर्फ के रूप में ही पानी होता है। ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में ज़रूर